सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एमएच1 प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। 5 अगस्त 2019 ये वो वक्त था जब भारत ने एक नया अध्याय लिखा था। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म कर दिया था। उसकी पहली वर्षगांठ संपन्न हुई है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, जम्मू कश्मीर के प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार और आपका धन्यवाद जी कि आपने इस टॉपिक के ऊपर आज बात करने का मौका दिया। जी अविनाश जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, ये जो एक साल बीता, बहुत तरह की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीजें हुई या पाकिस्तान की ओर से बड़ा जोर लगाने की कोशिश हुई, लेकिन एक साल में जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बदला आपके हिसाब से? मैं एक रिसेंट एग्जांपल देके अपनी बात शुरू करूंगा। 5 अगस्त को मैं कठुआ में था। वहां पर हमने एक साल पहले एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्टैचू लगाया था जी। उसके बिल्कुल बैक साइड पे कल 110 फीट का तिरंगा झंडा वो फहराया गया। आपने देखा होगा, लाल चौक में भी तिरंगा फहराया गया और कई जगह तिरंगा फहराया गया। और आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूं। जब इस तिरंगे को फहराने के लिए श्री मुरली मनोहर जोशी जी को भी यात्रा करनी पड़ी थी और वो यात्रा लखनपुर से रोक दी गई। फिर उनको स्पेशली हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज से वहां पर ले जाया गया। हमारे युवा नेता अनुराग ठाकुर जी ने भी वो तिरंगा फहराने के लिए यात्रा की, उसको भी रोक दिया गया। तो मैं कह सकता हूं सबसे बड़ा परिवर्तन आया है कि ये देश एक विधान और एक निशान के नीचे आया है। सारे देश में जो संविधान लागू होगा वो जम्मू कश्मीर में भी हुआ और एक झंडा जो नेशनल फ्लैग है जो सारे देश में है वही यहाँ पर हुआ। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक डिसीजन ने इस सारे देश को एक फ्लैग और एक संविधान के नीचे कर दिया। पहले जम्मू कश्मीर में जो उनका 35A के लगता था, संविधान लग था, उसको वो खत्म हो जी। कांग्रेस लगातार सवाल उठाती रही सर कि जम्मू कश्मीर के नेताओं को आपने नजरबंद रखा है या हिरासत में रखा है और उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। इस पर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, पहली बात मैं एक बता दूं कि एक कानूनी प्रक्रिया के तहत जो वहां की सरकार है उसने कुछ लोगों को हाउस अरेस्ट किया है, किसी को वो गिरफ्तार करके जेल में नहीं डाला। अब देखिए, आपने शब्द नेता यूज किया है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। वो उन्होंने अपना परिवार चलाया, जम्मू कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया। अगर वो नेता होते तो जनता में कुछ ना कुछ उनके प्रति सहानुभूति होकर को रोष होता। सिर्फ उनके परिवार वालों ने एक बार प्रदर्शन किया, वो भी चुप कर गए। तो आप कह सकते हैं कि जनता जो है वो उन लोगों से दुखी थी, दुखी है, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया। अगर कुछ किया तो अपने परिवार के लिए किया। जितना भी केंद्र का फंड आता था वो जनता को नहीं, सिर्फ उनको ही पता होता था कहाँ कितना आया, कहाँ खर्च किया। विकास के नाम से उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। विकास के नाम पर, पीस के नाम पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बड़ा गुमराह किया। और आपको याद होगा, जब 370 के ऊपर चर्चा शुरू हुई थी तो इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े बयान दिए थे कि अगर 370 धारा हटी तो कश्मीर देश का हिस्सा नहीं रहेगा। कुछ लोगों ने बयान दिए कि 370 धारा हटी तो खून की नदियां बह जाएंगी। 370 धारा हटी और वहां पर शांति आई। ये बहुत बड़ा काम हुआ जी। कुछ ये बात ये कही जा रही है कि क्योंकि अब्दुल्ला परिवार 370 पर कुछ नहीं बोल रहा है तो उस पर केंद्र सरकार मेहरबान है, उनकी नजरबंदी खत्म कर दी गई है। महबूबा मुफ्ती लगातार मुखालफत कर रही हैं, इसलिए उनकी नजरबंदी लगातार बढ़ाई जा रही है। देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया कानून के मुताबिक चलती है, किसी की विश के मुताबिक नहीं। जो कानून कहेगा वैसा ही वहां की सरकार करेगी। जी अविनाश जी, लेकिन सवाल ये है कि फिर चुनावी प्रक्रिया कब शुरू होगी, या फिर कहा जाए कि क्योंकि अब जो प्रशासनिक तो वहां पर कामकाज चल ही रहा है, लेकिन क्या चुनाव को लेकर कुछ तैयारियां कब तक समझी जाएं? भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। अभी वहां पर जो लोकल बॉडीज के चुनाव हुए थे
इन लोगों ने बाइकआउट किया। अगर ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्वास रखते तो डेफिनेटली उसमें पार्टिसिपेट करते, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव हुए, लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 80% से ज्यादा वोट जो पंचायत के चुनाव में, कश्मीर की बात करता हूं, वहां पर हुई। और भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है 1100 के ऊपर पंच, सरपंच, पार्षद, उनको चुना। अब असेंबली की बात, अब देखिए लोकसभा के चुनाव हो गए हैं, नीचे लोकल बॉडी के चुनाव हो गए हैं, लेकिन जहां जब स्टेटहुड इसको मिलेगा उसके बाद ही असेंबली जब बनेगी उसके बाद ही इसके चुनाव होंगे। वो प्रक्रिया भी जारी है। हम चाहते हैं कि वहां पर एक चुनी हुई सरकार और स्टेबल सरकार बने, जो लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, लोगों की जो भावनाएं हैं, उसके अनुरूप काम करने की कोशिश करे। आज जिस ढंग से वहां पर गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर 1 साल से पहले काम किया, दूसरे गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं, तो डेफिनेटली 1 साल में जिस ढंग से लोगों का विश्वास इन सरकार ने जीता है, वो एक अपने आप में उदाहरण है। मिलिटेंसी खत्म हुई है, घटनाएं कम हुई है, पत्थरबाजी कम हुई है और बिल्कुल ना के बराबर हुई है। लोगों का सिस्टम में विश्वास जो है वो पैदा होना शुरू हुआ है और मुझे आशा है कि इस विश्वास के चलते हुए जल्दी स्टेटहुड, क्योंकि हमारे गृह मंत्री ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है कि हम लोग इसको स्टेटहुड देंगे, ले जो है वो विदाउट असेंबली रहेगा। उमर अब्दुल्ला यही कह रहे हैं ना सर, जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए वो स्टेटहुड मिलेगा, पक्का मिलेगा, ये आश्वासन कहीं और नहीं, ये पार्लियामेंट के फ्लोर पे दिया गया आश्वासन है। और हम भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड होगा और ले ड्यूटी हो। जी अविनाश जी, लेकिन एक सवाल ये है कि पाकिस्तान ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया इस पूरे विषय पर और मतलब वर्षगांठ पर भी उसने इस तरह की तमाम चीजें की, लेकिन इस मामले पर उसे कहीं ना कहीं चीन का सपोर्ट मिल रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए, ये भारत का इंटरनल मामला है। जम्मू कश्मीर भारत का अपना एक हिस्सा है, वहां पर कानून लागू करना ये भारत की ही एक राइट है। लेकिन पाकिस्तान एक मगरमच्छ के आंसू बहुत देर से बहाता आया है और करता भी रहेगा, क्योंकि उसके पास कोई मुद्दा और है नहीं। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता ने अब देख लिया है, समझ लिया है कि जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, आज तक 70 साल में वहां पर काम नहीं हुआ। उन्होंने जनता को प्रशासन और पॉलिटिकल सिस्टम से हमेशा दूर रखा। अब आप हैरान होंगे, मैं आपके द्वारा लोगों को एक बात साफ क्लियर कर देना चाहता हूं। विकास की बात जो मैंने कही है, हर पंचायत के पास, मैंने खुद पंचायत के सरपंचों से जब बात की, जब वीडीसी के चुनाव थे, तो सबने कहा कि किसी को 20 लाख, किसी को 50 लाख रुपया पंचायत के खाते में डायरेक्ट आया है। पहली बार ऐसा उन्होंने देखा है कि वो खुद अपने विकास के लिए पैसा जो है वो खर्च कर सकेंगे और उन्होंने खर्च करना शुरू किया है। एक डेमोक्रेसी का ब्यूटी जो है उन्होंने अब एहसास की है कि हम लोग जो बार बार चुनाव का बायकॉट करते थे, उससे बेटर है कि जब लोकल बॉडी के चुनाव हमने किए, सरपंच चुने गए हैं, उनके पास कितना विकास का पैसा आया है। अब पाकिस्तान रोना रोता रहे, उसकी कोई ना देश में सुनने वाला है ना हमारे देश में सुनने वाला है। लोग जो हैं वो भारत की सरकार की तरफ देख रहे हैं कि जो जो विकास के काम, जो जो स्कीम्स ये वहां पर लागू हो रही हैं, उनका पूरा फायदा जम्मू कश्मीर के लोग ले रहे हैं। जी लेकिन सर, जम्मू में तो ठीक है कि बड़ा उत्साह भी दिखाई दिया और पार्टी भी मजबूत नजर आती है। घाटी का क्या? घाटी में अगर चुनाव होते हैं तो बीजेपी कहां स्टैंड कर रही है? देखिए, घाटी में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैंने पहले कहा कैडर बेस्ड पार्टी है, आज सभी कंस्टिट्यूएंसी में भारतीय जनता पार्टी का मंडल स्तर पर गठन हो चुका है। हमारे मोर्चे सब बन चुके हैं, 10 के 10 जिले बन चुके हैं और अच्छी मेंबरशिप भारतीय जनता पार्टी की हुई है। इस बार घाटी में भारतीय जनता पार्टी सफिशिएंट वोट लेकर अपनी सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सक्षम। जी, लेकिन अविनाश जी एक चीज़ बताइए कि क्योंकि कांग्रेस है, पीडीपी है, उमर अब्दुल्ला की पार्टी है, ऐसे में अगर वो चुनाव का बॉयकॉट करते हैं, नहीं लड़ते हैं, तो क्या उसका फायदा मिलेगा आपको या फिर किस तरह की स्ट्रेटेजी रहने वाली है?
आपको याद होगा लोकसभा के चुनाव में वो जम्मू रीजन में सब पार्टियां इकट्ठी हो गई, हम्म। लेकिन उसके बावजूद भी हमने 2 की 2 जो सीटें और ले की सीट 3 की 3 सीटें हमने जीती। ये आप समझ सकते हैं कि इनका कॉम्बिनेशन जो है वो भी इकट्ठे हो जाए वो भी काम नहीं आएगा। लेकिन अगर ये चुनाव से भागते हैं, मैं समझता हूं कि ये मैसेज देना चाहेंगे कि हम डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखते। अगर ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्वास रखते हैं, जब भी चुनाव हो उसमें उनको भाग लेना चाहिए और अपनी बात रखने का मौका इनको मिलेगा। जनता इस बीच में जाएंगे और जनता किस ढंग से इनको लेती है वो भी इनको समझ आ जाएगी कि 70 सालों में इन्होंने जनता को क्या सपने दिखाए और क्या काम किए, वो भी सामने आ जाए। जी, अब सवाल ये पूछा जाता है कि बीजेपी की राजनीति होगी किस चीज पे? भाई 370 आपने बैकलॉग से खत्म कर दी, राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, ट्रिपल तलाक का मुद्दा खत्म हो गया, तो बीजेपी के पास बचा क्या है? कौन सा कोर एजेंडा बाकी है? देखिए, वहां पर मैंने कहा कि 70 साल का गैप हमें पूरा करना है, विकास के काम करने हैं, लोगों की व्यक्तिगत समस्या भी है, सामूहिक समस्या भी है, उनको भी हल करना है। एजुकेशन है, हेल्थ है, वहां का जो टूरिज्म आज बहुत पीछे जा चुका है, उस टूरिज्म को हमने आगे लेके जाना है ताकि मैक्सिमम लोग इन्वॉल्व होके अपना रोजगार भी वहां कमा सकें। और एक जो सुंदर प्रदेश है जिसको धरती का स्वर्ग कहते हैं, वो छवि एक बार फिर द्वारा उसमें करनी है। जैसे पहले कोई भी फिल्म कंप्लीट नहीं होती थी जब तक कोई ना कोई सीन, कोई ना कोई गीत वहां पर फिल्माया नहीं जाता था। आज भी वो घाटी के लोग वेट कर रहे हैं कब यहाँ पर वो सब लोग आए और इस घाटी की सुंदरता को देखें और इस सुंदरता को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। पीस और विकास, ये जो तो ये एजेंडे हमारे, ये जो हुर्रियत की जो भूमिका रही वहां पर, या जिस तरह का माहौल रहा, ऐसा लगता था कि भारत सरकार का कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाता है, उनका इम्पैक्ट ऐसा था। आज हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस 1 साल बाद हुर्रियत पर, या इन पर हम नकेल कसने के बाद? एक चीज सामने आई है, जैसे सो कॉल्ड ये अपने को नेता समझते थे, जैसे इनके इकोनॉमिक फ्रॉड्स, इनके लिंक्स जनता के सामने आए हैं। और हमने बार बार कहा कि आपके बच्चों को कहते हैं स्कूल बायकॉट करो और अपने बच्चे विदेश में पढ़ाते हैं, यहाँ क्यों नहीं पढ़ाते? अब लोगों को उनकी सही कैरेक्टर जो है, सही चरित्र है, वो समझ आने लगा है। अब वो चाहते हैं कि हमारा भला इसमें है कि हम लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्वास करते हुए इस प्रदेश को आगे लेके जाएं, हम अपनी भूमिका खुद तय करें, हम अपना विकास खुद करें, हम अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें। हम वहां पर एक स्पोर्ट्स का भी बहुत बड़ा एक चांस है। मैंने नवंबर महीने में पिछले साल एक खेलो कश्मीर करवाया था, सिर्फ 200 लोगों की प्लानिंग की थी, 200 आएंगे मार्शल आर्ट के बच्चे। आप हैरान होंगे, 935 पार्टिसिपेशन हुई इतनी बड़ी सर्दी में। और इसका मतलब लोग चाहते हैं खुल के वहां पर रहना, जीना, खेलना और एंजॉय करना और विकास का फायदा लेना। जी अविनाश जी, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, वहाँ की स्थिति की, बहुत बड़ी कोशिश हुई है ये 370 हटाना, क्या वैसा सपोर्ट मिल पा रहा है जैसी जरूरत है, या अभी वक्त लगेगा? देखो, 370 उनको एक सपना सा दिखा रखा था इन लोगों ने, गलतफहमी पैदा कर रखी थी कि शायद 370 आपके लिए ऑक्सीजन है, जैसे हट जाएगी आपको कुछ हो जाएगा। लेकिन हटने के बाद उन लोगों ने एहसास किया है कि हमें इन्होंने देश से काटने की कोशिश की। 2-2 झंडे दिखाए गए, 2-2 संविधान दिखाए गए और ऐसी धारणाएं पैदा कर दी कि वहां की बेटी अगर यहाँ पर शादी करती है जम्मू कश्मीर के बाहर, उसके सारे राइट खत्म हो गए। कितना बड़ा मानव अधिकारों का हनन। आप मीडिया से जुड़े लोग हैं, सारे देश में घूमते हैं, क्या कहीं आपने ये 2 शब्द सुने, वेस्ट पाकिस्तान और रिफ्यूजी? लेकिन जम्मू कश्मीर में ये शब्द सुनने को मिलते थे। 1 लाख लोग जो पार्टीशन के समय पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में आए, और जो लोग रेस्ट ऑफ द कंट्री चले गए, वो तो देश के प्रधानमंत्री भी 2 बन गए, एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन जो जम्मू कश्मीर में आ गए, वो आज तक सरपंच तक नहीं बन पाए, उनको राइट टू वोट नहीं मिला, वो वहां का डोमिसाइल नहीं ले पाए। 370 धारा ने इतना बड़ा नुकसान उन लोगों को किया। लेकिन जैसे ही वो धारा हटी, 1 लाख परिवार आज वहां पर
जो वेस्ट पाकिस्तान का टैग था उसको उतार दिया गया है। आज वहां के नागरिक हैं, उनमें से भी कोई पंच सरपंच बनेंगे, MP बनेंगे, MLA बनेंगे, ऐसा सपना उन्होंने लेना शुरू कर दिया है। ये बहुत बड़ा काम वहां पर हुआ है, गलतफहमी पैदा करके कि 370 तो ऑक्सीजन है, अगर ये हट गई तो अब पता नहीं क्या हो जाएगा। आज लोगों ने एहसास किया है कि उसके हटने से हम लोग देश से कैसे कनेक्ट हो गए, देश के संविधान से कैसे कनेक्ट हो गए, देश के कानूनों से कैसे कनेक्ट हो गए और देश के विकास के साथ हम लोग भी विकास कर रहे हैं, ये एक धारणा वहां बनी। यानी अविनाश जी, एक सवाल, क्योंकि जब ये 370 हटी थी तो एक बात बहुत चर्चा में रही थी, जो बार बार बताया गया था कि यहाँ से जितना पैसा भेजा जाता है उसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमारे यहाँ के RTI एक्ट और दूसरी चीज़ें लागू नहीं होती हैं। अब क्या उस करप्शन पर लगाम लगाने के लिए या फिर जो पहले घोटाले हो चुके हैं उनके लिए प्रशासन कुछ कर रहा है? डेफिनेटली आपने देखा होगा, रोशनी एक्ट के तहत इन्होंने जमीन पे कितनी ग्रैब कर रखी थी, उसके लिए भी इंक्वायरी शुरू हो गई है, उसके भी नाम आने शुरू हो गए हैं। जो जम्मू कश्मीर बैंक है उसके भी बहुत बड़े घोटाले थे, वो भी सामने आए हैं। कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई थी, उनके बहुत बड़े घोटाले हैं, वो भी सामने आए हैं। तो आपको लगेगा कि किस ढंग से ये लोग, एक परिवार के लोग, दो परिवारों के लोग जम्मू कश्मीर के खजाने को दोनों हाथों से लूट रहे थे। अब पैसा जनता के बीच में रहेगा। आज जनता ओपन कंपटीशन में लोग आकर जॉब लेंगे। अब वहां पर ऑल इंडिया के नाम से इंस्टीट्यूट खुलने शुरू हुए हैं, लोगों ने उनका फायदा लिया है और स्वागत भी किया है। जी अविनाश जी, क्या उम्मीद करें, कब, आपको क्या लगता है कब ऐसा हम एक सपना जो पूरा होता देखेंगे कि वहाँ फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और एकदम व्यापार के साथ या दूसरी चीज़ों के साथ जम्मू कश्मीर एक मुख्य धारा में जुड़ता हुआ नजर आ जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहां पर लोगों ने अपना इंटरेस्ट शो करना शुरू किया है और जहां की सरकार भी अपने ऑफिसर्स को लेकर दूसरे राज्यों में घूम के आए हैं, लोग पता करके आए हैं वहां पर क्या पोटेंशियल है, कितने लोग आना चाहते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है। तो वहां पर ओपन हुआ है सिस्टम। जब कुछ काम खुलता है तो नेचुरली बहुत से प्लेयर आकर अपना काम शुरू करते हैं। जब वहां पर फैक्ट्रीज लगेंगी, लोग आकर अपने काम शुरू करेंगे तो डेफिनेटली वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और वहां का जो नेचुरल ब्यूटी है उसका फायदा भी टूरिज्म को, जो बिना पैसे खर्चे की इंडस्ट्री होती है, उसको बढ़ावा भी मिलेगा। उसके लिए सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक हो तो लोग वहां जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि आज आतंकवादियों का खात्मा जिस ढंग से हो रहा है और लोगों की सपोर्ट जिस ढंग से कम हो रही है, वो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है देश के लिए कि वहां के लोग शांति और विकास चाहते हैं। एक आखिरी सवाल सर आपसे, चीन की जो आक्रामकता है, जो अग्रेशन है, उसका क्या असर पड़ रहा है? देखिए, मैं नहीं समझता कि वो कुछ कर पाएगा। अब देखिए, लेह में उसने शरारत करने की कोशिश की और हमारी सरकार एक ऐसे नेतृत्व के अंदर, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में काम करती, एक स्ट्रॉन्ग लीडर, लेकिन वहां वो ज्यादा कुछ नहीं करता। फिर उन्होंने रास्ता निकाला, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, वो रास्ता निकाला। अब वो उन देशों के कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहते हैं, वो भी कामयाब नहीं होंगे क्योंकि हमारे रिलेशन अपने पड़ोसियों से बहुत अच्छे हैं। वो नहीं चाहते कि भारत के साथ रिलेशन खराब हो, तो इसलिए चाइना जो है वो बैकफुट पे आ गया है। और सबसे बड़ा धन्यवाद, सबसे बड़ा काम देश की जनता ने किया है। जैसे ही उन्होंने ये कहा कि हम चाइनीज चीज का बायकॉट करेंगे और बहुत सी ऐप पे बैन लग गया, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा झटका इकोनॉमिकली उसको लगा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चाइना की कोई चाल भी कामयाब नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश राय खन्ना जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमसे चर्चा की। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जम्मू कश्मीर के प्रभारी अविनाश राय खन्ना, जो बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद उसका 1 साल पूरा होने पर मौजूदा स्थिति और इसे वो सरकार की किस तरह की उपलब्धि के तौर पर पेश कर रहे थे, वो आपने सुना। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।